नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एस के त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको बायलिंगुअल मैनर में यहां पर कंटिन्यू करूंगा। और जैसा कि आप लोग सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि जो भी आपके लीडिंग सोर्सेज हैं वहां से ये न्यूज एक्यूमुलेट की जाती है, वहां से ली जाती है और उसके बाद फिर आपको उपलब्ध कराई जाती है, जो आपके लिए सारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या फिर अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन दो नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है वो वहां पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही दोस्तों, जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हमारा टेलीग्राम चैनल है वो है @ONLY करंट अफेयर्स के नाम से, तो आप उसे जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड अपडेट्स जो होती हैं वो वहां पर आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आइए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज की फर्स्ट न्यूज देखेंगे। तो जो सबसे पहली न्यूज है आज हमारी वो ट्राइब से रिलेटेड है। ओडिशा की एक ट्राइब है आपकी बोंडा, ठीक है ना। ये आपकी है वही जो छोटा नागपुर के पठार के एरिया में आप देखते हैं, जो आपकी गोंड जनजाति है, उसी एथनिक ग्रुप से ये भी रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये जो है आपकी मतलब उड़ीसा की जनजाति है, बोंडा जनजाति, तो जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है ये, ठीक है ना। और इसमें नॉर्मल सी चीजें लिखी हुई है कि ये कहाँ पर पाई जाती है, अपने को क्या देखना कि ये जनजाति तो कहाँ पाई जाती है, इसके लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं, है ना। ये मतलब विशेष पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत है कि नहीं है, जिसको पीवीटीजीज बोला जाता है। वैसे भी आपको पता है कि उड़ीसा में जो है बहुत ज़्यादा जनजातीय समूह पाए जाते हैं। तो ये आपकी मुंडा जनजाति जो नृजाति सब आपका समूह है, एथनिक ग्रुप बोला जाता है, उसी के अंतर्गत ये आती है आपकी, उसी से मतलब बिलोंग करती है आपकी, जिसको बोंडास बोला जाता है, बोंडा जनजाति बोला जाता है। ये आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का जो ट्राई जंक्शन बोल सकते हैं उसको आप, है ना, वहां पर ये मतलब पाई जाती है उनके सीमा क्षेत्र में। और वहाँ के जो सीमा क्षेत्र है वहीं पर एक जगह है बहुत फेमस है, वैसे भी नाम सुना होगा आपने, मतलब इस जगह का जनजातियों के लिए जाना भी जाता है। मलकानगिरी क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम उड़ीसा में, वहाँ के जो हिली एरियाज हैं वहाँ पर ये निवास करते हैं, ठीक है ना। और मलकानगिरी जिला जो है वहाँ पर जो खैरापुट ब्लॉक है वहाँ पर छोटी छोटी मतलब झोपड़ियों में ये लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो नॉर्मल सी चीज़ है ये। इसके बाद देखा जाए तो ये भारतीय संविधान के तहत जो है अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो आप आर्टिकल देखते होंगे जहां मतलब एससी और एसटी को भी डिफाइन किया गया है, जैसे 366 सब क्लॉज 24 और 25 जो है वहां पर लिखा गया है ना। तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो वहां पर इनको अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा गया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, है ना, शेड्यूल किया गया है वहाँ पर। और उसके अलावा जो है इनको रैमो नाम से भी जाना जाता है। और नॉर्मली जो ये जिस भाषा में मतलब बोंडा जो लोग हैं, जो जनजाति हैं, उनकी जो लैंग्वेज है मतलब बोला जाता है, जैसे रैमो जो बोल रहे हैं ये, तो उनकी लैंग्वेज में रैमो का मतलब होता है लोग, ठीक है ना। बोंडा भाषा जो है उनकी, तो जो वो भाषा यूज करते हैं वो बोंडा भाषा करते हैं, तो उसमें जो है लोगों को ही रैमो बोला जाता है, ठीक है ना। तो वही बताया गया है। और उसके बाद देखा जाए तो ये पीवीटीजीज के अंतर्गत आते हैं, मतलब पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, मतलब पिछड़े में भी और पिछड़ी हुई, अत्यंत जो पिछड़ी हुई होती है उन्हें विशेषीकृत दर्जा देने के लिए इस टाइप की व्यवस्था की गई पीवीटीजीज। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि पीवीटीजी के लिए क्या प्रावधान होता है, ठीक है ना, किनको पीवीटीजीज के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भारत में जो इनकी पॉपुलेशन है अराउंड 7,000 है, और ये इनके मतलब डिस्टिंक्ट कल्चर ट्रेडिशन के लिए जाने जाते हैं। और डिस्टिंक्ट वो तो सही बात है ना, जो भी आपकी जनजाति या कोई भी समूह होगा तो उनका अपना क्या होगा, विशेष जो होगी कल्चरल एक्टिविटीज़ देखी जाएगी, कस्टम्स देखे जाएंगे। तो वही लिखा गया है कि विशिष्ट जो इनकी सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनके लिए जाने जाते हैं। अब इनमें ये इन्होंने बताया कि दो
ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया जाता है, एक लोअर बोंडा एक अपर बोंडा है। ठीक है, तो लोअर बोंडा जो है आपका वो मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट जैसे साउथ उड़ीसा और के बॉर्डर क्षेत्र में जो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो अपन ऊपर देखे, और उसके बाद अपर बोंडा की बात करें तो ये जो आपके हिली एरियाज जो होते हैं, है ना, पहाड़ी क्षेत्र, उसमें भी रिमोट विलेजेस में रहते हैं, और वो भी हैं आपके कहाँ, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये नहीं पूछेगा कि अपर बोंडा और लोअर बोंडा कहाँ रहते हैं। उसके बाद देखा जाए तो गुफाम जो है एक वर्ड, वो मतलब इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इसमें बॉन्डेड लेबर की व्यवस्था की जाती है ना, जिसको बंधुआ मजदूर बोला जाता है ना, बंधुआ मजदूरी जो आप आर्टिकल 23 24 में जैसे देखते हैं, जो राइट्स अब जो आपको मिले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की जहां पर बात होती, तो वही बंधुआ मजदूरी है। तो इनको ये गोटी प्रणाली को गोंडा लोगों द्वारा गुफाम के रूप में जाना जाता है। मतलब वहां पर जो बॉन्डेड लेबर है उसको गोटी सिस्टम बोलते हैं, उसको वहां गुफाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, जो बंधुआ मजदूरी आपकी उन उसकी बात कर रहे हैं बोंडा पीपल के लिए। अभी ये क्या हुआ कि जो आपके ट्राइब्स हैं और कोविड-19 है जो आपकी उड़ीसा में, उसके संदर्भ में जो है रेफरेंस दिखाया गया कि यहाँ पर जो है बहुत बड़ा जो है जो समूह है आपका जनजातियों का, है ना, वो आपका क्या करता है, यहाँ पर निवास करता है। लगभग 62 ट्राइबल कम्युनिटीज़ बोला जाता है कि उड़ीसा में पाए जाते हैं। उसमें से भी जो है आपकी 13 जो है वो क्या है, आपकी पीवीटीजीज के अंतर्गत आती हैं, प्रिमिटिव जो आपकी वल्नरेबल ट्राइबल जो ग्रुप्स होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपके 20 ब्लॉक ऐसे हैं उड़ीसा में जिसमें 13 जो है पीवीटीजीज का लार्ज पॉपुलेशन जो है वहाँ पर क्या करता है, रिसाइड करता है, रहता है, उसकी निवासी मतलब देखी जाती है, उसकी आबादी वहाँ पर निवास करती है। तो वहाँ पर प्रत्येक ब्लॉक्स में देखा गया है कि कोविड-19 से जो है इन्फेक्टेड लोग पाए गए हैं, संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं। ठीक है ना, इसलिए ये रेफरेंस में था। और यहाँ पर जो संपूर्ण जनजाति आबादी उड़ीसा में, तो वो डिस्ट्रिक्ट बता दिया उन्होंने, कांधामल है, मयूरभंज है, सुंदरगढ़ है ना, नब जो आपका कोरापुट है, नबरंगपुर है, आपका मलकानगिरी है, और जो आपका रायगढ़ है। ठीक है, और जो पार्ट ऑफ 6 अदर डिस्ट्रिक्ट्स है, तो कुछ और भी हिस्सों में पाई जाती है, अन्य जिलों में भी। तो ये नहीं पूछे कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसलिए रेफरेंस में रखा गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा है उसने अभी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कोविड-19 से संदर्भित जो भी आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, है ना, उसके बारे में जो भी जानकारी है, तो उन्होंने वहाँ की 10 भाषाओं में जो जनजातीय वहाँ की भाषाएं हैं उसमें उन्होंने उसको ट्रांसलेट करा के, है ना, और वहाँ पर अनुवाद कराया है, और उनके ही मतलब दिशा निर्देशों में फिर उनको वहाँ पर स्प्रेड किया जा रहा है ना, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो ट्राइबल पीपल है कैन यूज़ इट्स गाइडलाइंस इफेक्टिवली इन विलेजेस, ताकि वो दिशा निर्देशों पर क्या कर सके, प्रभावी रूप से उसको उसका दोहन कर सके। ठीक है, तो ये मैप लिखा हुआ है ना, जो दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। इसके बाद देखेंगे जो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, ये कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड है आपका, है ना, ये भी आर्ट एंड कल्चर से ही आ जाएगा। हैदराबाद के बारे में ये न्यूज़ है। तो अभी जो हमारे पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो अपना देखो अपना देश, है ना, उसके अंतर्गत क्या हुआ, वेबिनार सीरीज को 22 अगस्त को क्या किया गया था, वहाँ से आयोजित किया गया था। ठीक है ना, और उसमें जो है आपका क्या बात किया गया था कि कल्चरल हेरिटेज ऑफ हैदराबाद, तो हैदराबाद की सांस्कृतिक जो विरासत है ना, ऐसे शीर्षक को लेके वहाँ पर वेबिनार कराया गया, जो इसका 15th नंबर का क्या था, सेशन था। ठीक है ना, 15th नंबर का था आपका, 50वां सत्र था। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो वेबिनार आपकी सीरीज थी वो लॉन्च की गई थी 14 अप्रैल 2020 को। ठीक है, तो जो पर्यटन मंत्रालय से क्या कर रहा होगा, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, लोगों को उन उसके बारे में अवेयर करने के लिए, उन चीज़ों को हाईलाइट करके हमारे यहाँ टूरिज्म को बढ़ाना है। तो पर्यटन मंत्रालय ने सोचा कि जो हमारे यहाँ कम फेमस और जो कम लोकप्रिय, पॉपुलर, जो चर्चित, कम चर्चित स्थल है, जो ऐसी साइट्स है जो उनको अभी तक कैटर नहीं किया गया है, जिनका मतलब पर्याप्त रूप से दोहन नहीं किया जा सक रहा है, ठीक है ना, तो उसको क्या किया जाए, भारत के विभिन्न पर्यटन जो स्थल हैं उनके बारे में जो है जागरूकता फैलाने के लिए, उनके प्रचार करने के लिए, है ना, ये देखो अपना देश जो है वेबिनार आयोजित कर रहा है। और ये भी जो है आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो आपकी भावना है, उसको जो स्पिरिट है, उसको क्या करेगा, प्रमोट करेगा। अब देखिए यहाँ पर हैदराबाद के बारे में कुछ जानकारी है कि सिटी ऑफ पल्स भी बोला जाता है, सिटीज ऑफ निज़ाम्स भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। और इसकी जो स्थापना के बाद से ही, जैसे इसकी जो स्थापना आपको पता है कुतुब शाही जो राजवंश है उसके द्वारा स्थापना की गई, उसके बाद ये आपका क्या है, एक जो है आपका
विरासत के रूप में, हेरिटेज के रूप में स्थापित है, ये आपको पता है। और बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर मुगल साम्राज्य का भी शासन रहा और आधिपत्य स्थापित हो गया था। फिर अंतिम में जो देखा जाए तो लास्टली जो है मुगल अंपायर के बाद जो है ये आशफ जाही जो आपने डायनेस्टी सुनी होगी उसके अंतर्गत ये मतलब उसके शासन में रहा ये, ठीक है ना। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने स्टैब्लिश किया था किसको, हैदराबाद को 1591 में, है ना, ताकि जो है आपकी उनकी जो राजधानी है उसके विस्तार के लिए उन्होंने ऐसी स्थापना की थी, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे तो 1687 में मुगल्स का यहाँ पर कब्जा हो गया था और 1724 में, ठीक है ना, 1724 में जो है आपके ये आपके निज़ाम आशफ शाह जो वन थे उन्होंने डिक्लेयर किया संप्रभुता और इस्टेब्लिश्ड। देखिए 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, अब मुगल प्रशासन की नींव जो है धीरे धीरे लड़खड़ाने लगेगी। तो वहाँ पे आप चाहे आशफ जो जैसे निज़ाम आशफ शाह वन देख रहे हैं, मुर्शीद कुली खां, तो जो धीरे धीरे जो पावरफुल जो आपकी रियासतें थी ना वो अपने आप को वहाँ से स्वतंत्र और संप्रभु घोषित करेंगे, वही लिखा गया है ना। उन्होंने जो है डिक्लेयर किया था 1724 में कि हम संप्रभु हैं और उन्हें इस्टेब्लिश्ड किया फिर आशफ जाही डायनेस्टी, जिसको हम निज़ाम के नाम से भी जानते हैं। तो नॉर्मल ये आपके फैक्ट्स हैं, आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे इसको। इसके बाद आप देखेंगे तो हैदराबाद की राजधानी जो है आपकी 1769 से मतलब जो है और मतलब 1948 तक जो है हैदराबाद आपका वो आशफ जाही जो आपकी डायनेस्टी थी उसकी शाही राजधानी बना रहा। और 1947 तक जब तक मतलब भारत संप्रभु और स्वतंत्र नहीं हो जाता तो हैदराबाद रियासत की राजधानी के रूप में मतलब ये अवस्थित था, जो ब्रिटिश रेसिडेंसी जो है और कैंटोनमेंट भी रह चुका था, ठीक है ना, रेसिडेंसी और आपका कैंटोनमेंट भी रह गया था, तो ये के रूप में भी था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट जो आपकी साइट्स है उसके बारे में लिखा है, चार मीनार है। और ये जो चार मीनार है ये चारों तरफ से जो है चार जो ऊंची ऊंची जो है आपकी वैसे ही कंस्ट्रक्शन किया गया है ना, इसलिए इसका नाम जो है चार मीनार पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा फेमस भी है ये आपकी। तो ये स्पेशल कल्चर वॉज क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग लोकल एंड माइग्रेंट्स, जो आपके माइग्रेंट मतलब जो प्रवासी आपके आर्टिशंस थे, एंड द सिटी इमर्ज्ड एज अ मेजर सेंटर ऑफ एंशियंट कल्चर, है ना। यहाँ पे कल्चरल इंट्रैक्शन बहुत हुआ है, आप भाषा वगैरह में भी देखेंगे ना तो उसका भी बहुत ज़्यादा पुट आपको मिलेगा लिटरेचर में भी। तो यहाँ पर आपके पेंटिंग्स, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, लिटरेचर, डायलेक्ट और जो भी आपके कॉस्ट्यूम्स वगैरह हैं वो आज भी यहाँ के फेमस हैं। इवन टुडे जो आपकी तेलुगु फिल्म वगैरह इंडस्ट्री है उनको जो इस्टेब्लिश किया गया वो भी यहीं इसी सिटी में, है ना। इज़ द सेकंड मेजर प्रोडक्शन सेंटर फॉर फिल्म्स इन द कंट्री। हैदराबाद जो है आपका वो सेलेक्ट किया गया है यूनेस्को की साइट के अंतर्गत, जिसमें उसको क्रिएटिव सिटी इन द कैटेगरी ऑफ जो आपका क्यूलिनरी आर्ट्स है ना, रचनात्मक शहर के रूप में चुना गया है उनको कला की श्रेणी में, ठीक है ना। तो यहाँ के बाद अगर देखेंगे आप तो नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे तो कुछ जो है यहाँ के कल्चरल साइट्स के बारे में बात किया गया है। गोलकुंडा फोर्ट जो है आपका हैदराबाद का, ठीक है। तो ये काकतीय जो डायनेस्टी थी, काकतीय वंश, उन्होंने बनवाया था 13th सेंचुरी में। उसके बाद देखेंगे तो जो आपका चौमहला पुलस मतलब पैलेस बोला जाता है, ठीक है ना, चौमहला पैलेस बोला जाता है। और ये जो है आपका यहाँ मतलब ये जो है आसफ जाही जो डायनेस्टी की बात कर रहे हैं ना, तो उनकी मतलब एक तरीके से क्या रहा है, उनकी जो है आपकी गद्दी रहा है, जिसको आप बोल सकते हैं कि मतलब थ्रोन्स के बारे में बात कर सकते हैं आप, सिंहासन के बारे में बात की जा रही है ना। तो ये निज़ामों के सिंहासन के रूप में रहा है, इसलिए ये फेमस है। और इसने जो है आपका सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए जो आपकी यूनेस्को की एशिया पैसिफिक हेरिटेज मेरिट अवार्ड है ना, फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, वो आपको अवार्ड वहाँ पर उसको मिला है, ठीक है ना। चौमहला पैलेस की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे आप तो चार मीनार जो है आपका वो पहले भी मैंने बता दिया कि ये जो है आपकी गोलकुंडा की जगह हैदराबाद को जब राजधानी बनाया था कुली कुतुब शाह ने तो इसकी स्थापना करवाई थी, ठीक है ना, इसका निर्माण करवाया था। इसमें चार ऊंची ऊंची दीवारें हैं, मतलब 4 हाई टावर्स हैं, इसलिए इसको चार मीनार भी बोला जाता है। पुरानी हवेली भी वहीं पर है जो हैदराबाद के जो स्वर्णिम दौर के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, ठीक है ना। मतलब एक मान लीजिए कि जो ऐसी एक मेजर हिस्टोरिकल साइट्स है वो जो आपका उसके गोल्डन पीरियड से रिलेटेड है हैदराबाद के, ठीक है ना। और इसकी जो बिल्डिंग है ना, बोला जाता है कि इवन टुडे नोन फॉर इट्स फाइन जो आपका आर्टिफैक्ट्स एंड टैलेंट है ना, तो बहुत अच्छा है वो और कलाकृतियों और प्रतिभा के लिए मतलब फेमस भी है,
ठीक है। और इसको आश्चर्य के समान भी देखा जाता है ना, इतिहास के प्रेमियों के द्वारा। तो कुतुबशाही एक आपका टॉम्ब है, मकबरा है, तो ये आपका इब्राहिम बाग में लोकेटेड है, ठीक है ना। और वहाँ पर बहुत सारी जो छोटी और बड़ी मस्जिद हैं, मकबरे हैं, उन्हीं का ये एक तरीके से समूह है। और इसका भी निर्माण जो है कुतुब शाह के मतलब जो आपकी डायनेस्टी थी कुतुबशाही, उन्हीं के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद आप देखेंगे तो जो आपका पैगाह जो आपका मकबरा है आपका, ठीक है ना, उसकी बात करें तो ये भी आपका जो है कहाँ पर अवस्थित है, ये आपका जो अवस्थित है, ये पैगाह मकबरा की जो बात कर रहे हैं, पिसल बांदा एक एरिया है आपका, पिसल बांदा है हैदराबाद में, ठीक है ना, जो सुबर्ब्स ऑफ पिसल बांदा इन हैदराबाद। और ये भी आपका जो आपके लिखे हुए हैं इनके ग्रुप के रूप में है वहाँ पर, ठीक है ना, शाही परिवार के जो मकबरे होते हैं उनके समूह के रूप में है। उसके बाद देखा जाए तो जो सालार जंग आपकी म्यूजियम है, ठीक है, तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1951 में की गई थी। और ये आपका लोकेटेड है दारुल शिफा ऑन द सदर्न बैंक ऑफ द मूसी रिवर इन द हैदराबाद सिटी। तो आपको पता है हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे है, तो वही वो लोकेशन बता रहे हैं। उसके बाद वारंगल फोर्ट की बात करेंगे आप, तो ये फोर्ट जो है वो आपका जो आपकी 12th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, है ना, तब से ये अपने अस्तित्व में आया। और ये जो है आपका मतलब काकतीय राजवंश की तब ये राजधानी भी हुआ करता था, वारंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सी फैक्चुअल जानकारियां हैं ये, एक बार आप रिवाइज कर जाइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो सऊदी अरब और पाकिस्तान को लेकर है, उनके बीच में जो क्लैशेस चल रहा है अभी उसको लेकर है, ठीक है ना। जीएस पेपर 2 से रिलेटेड होगा, आईआर का पार्ट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के लिए जो उनके आपस में संबंध क्या है ना, उस तरीके से देखना है हमको कि सऊदी अरब का जो स्टैंड है ना, इंडिया को लेके, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या और भी कोई भी मुद्दा हो, तो उसमें वो किस तरीके से अब जो है भारत को क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है कि असहयोग कर रहा है, ये देखना होता है हमको, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप कि जो पाकिस्तानी सेना है, रेफरेंस में इसलिए आया कि उसने अपना एक मतलब उसने अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था, है ना, कहाँ, सऊदी जो क्राउन है आपके प्रिंस हैं, है ना, उनसे मिलने के लिए। लेकिन उनको उनसे मिलने के लिए क्या क्या नहीं मिली, अनुमति नहीं मिल पाई, ठीक है। उससे ये स्पष्ट हुआ कि भैया इनके बीच में जो मतभेद चल रहे हैं वो अभी और ज़्यादा हैं, और स्पष्ट रूप से लोगों को ये खबर हो गई। तो ये रेफरेंस है। अब दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पर कि जो कश्मीर का आपका इशू है, हमारा जो भारत देश का कश्मीर मुद्दे का जो इशू है, उसमें जो अब आप देखेंगे तो पाकिस्तान को जो है सऊदी अरब जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और इसीलिए फिर क्या हो, इसलिए क्या है कि पाकिस्तान जो है उससे रुष्ट है। आपने देखा होगा कि वैसे भी इतनी ज़्यादा स्थिति खराब है वहाँ पर, पाकिस्तान को मतलब बचाने के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग वगैरह की ज़रूरत होती है। तो इस टाइम पे जो है उनको वहाँ से फंडिंग भी यथोचित रूप में नहीं मिल पा रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब इनकी मीटिंग नहीं हो पाई, पाकिस्तान का जो आपका मतलब उनकी टीम गई थी प्रतिनिधिमंडल, तो नहीं हो पाई, तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने फिर चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात की, क्योंकि वही करेंगे वो, वही फिर उनको कोई रास्ता दिखाएंगे। तो यहाँ पर सऊदी और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में बात करें तो 1971 का जो वॉर हुआ था, है ना, भारत पाकिस्तान की वॉर की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद जब मतलब इंदिरा गांधी जी ने मुक्ति संग्राम को भी मतलब वहाँ पर अंजाम दिया, बांग्लादेश को भी स्वतंत्र कराया, जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाने जाते थे। तो इस दौरान जो है आपका 1971 तक का दौर देखेंगे तो जो ये आपका सऊदी है और जो पाकिस्तान है आपका, उनके संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन युद्ध के बाद आप देखेंगे तो जैसे 1977 में सऊदी अरब ने लोन भी दिया था पाकिस्तान को, ठीक है ना, 1 जो आपका मिलियन यूएस डॉलर दिया था, ताकि वो जो F-16 आपका फाइटर मतलब प्लेन होता है, जहाज होता है, जो आपका फाइटर शिप की बात कर रहे हैं F-16, ठीक है, और भी जो आपके हार्पून मिसाइल वगैरह थे, ठीक है ना, उसको वो खरीद सके। कहाँ से, मतलब अमेरिका से उसको खरीदना था, तो उसके लिए जो है लगभग इतना जो है उसने हेल्प किया था। तो ये डेटा नहीं याद करना है अपने को, ये देखना है कि संबंध उनके थे कैसे और अब कैसे मतलब वो बदल रहे हैं, है ना, क्या उसमें जो सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है। उसके बाद जो पाकिस्तान के मतलब न्यूक्लियर जो उनका अपना एक्सपेरिमेंट था, उसके बाद जब उस पर प्रतिबंध लग गया था, ठीक है ना, उसके बीच भी जो है आपका जो सऊदी अरेबिया था वो उनको क्या कर रहा था, मतलब उनको जो है सहायता कर रहा था। किस तरीके से, एक तो ऑयल के क्षेत्र में कर ही रहा था, तेल में, और फिर इकोनॉमिक भी हेल्प कर रहा था, रेगुलर कर रहा था, है ना। उससे फिर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, उसको स्टेबल करने में, उसको ठीक करने में बहुत सारी जो है इंपॉर्टेंट जो मतलब चीज़ें उपलब्ध कराने से उनको फ़ायदा हुआ। तो सीधी बात है, होगा ही, है ना, फंडिंग कर रहे हैं तेल और इस तरीके की
उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। और सऊदी अरब से अगर बात करें तो अगर फंडिंग जो की जाती थी उसके कारण जो इम्पैक्ट देखा गया, तो जो मदरसा वगैरह थे पाकिस्तान में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। उसके कारण जो वहाँ पर धार्मिक कट्टरता है, रिलीजियस जो एक्सट्रीमिज्म है, वो वहाँ पर देखी गई। और जब आपका इराक का जब आक्रमण होता है ना, इन्वेजन, इराक इन्वेजन ऑफ कुवैत की 1990 की बात कर रहे हैं ये, ठीक है ना। तो कुवैत पर जब इराक का हमला हो जाता है तो उस समय क्या किया, पाकिस्तान ने अपनी जो है आर्मी भी भेजी थी सऊदी अरेबिया को, क्या करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो यहाँ तक तो ठीक था 90s तक। अब इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ जो डिफरेंसेस क्रिएट होंगे पिछले मतलब कुछ वर्षों से देखे जा रहे हैं इनके बीच में, जो लगभग बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2015 में एक घटना होती है जिसमें जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट थी उसने क्या किया कि जो यमन वाला एरिया है उसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त, जो वहां पे सरकार को बहाल करने की बात की जा रही थी, तो उसके संदर्भ में उसने सऊदी को जो है वहां पर हेल्प नहीं किया, समर्थन नहीं किया उन्होंने, ठीक है, समर्थन नहीं किया। तो उसके कारण यहाँ पर दोनों के बीच में संबंध खराब हुए। उसके बाद आप देखेंगे तो 2019 का जो पुलवामा अटैक था, है ना, भारत पर, तो उसके दौरान जो है अमेरिका ने तो सपोर्ट किया ही था भारत को। उसके अलावा सऊदी अरब और जो आपका यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है ना, उन्होंने भी ये बोला था कि भैया जो अभिनंदन जी थे हमारे, उनको छोड़ने के लिए पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया था। इसके बाद आप देखेंगे तो जो पाकिस्तान के आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने मतलब कश्मीर मामले में भारत के खिलाफ जो भी वो बात कर रहे थे, तो उसमें सऊदी अरब ने वहाँ पर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने इस मामले में बोला कि इस्लामिक जो सहयोग संगठन है उसके नेतृत्व में भी प्रश्न उठाया था, है ना। तो ये नॉर्मल से इनके बीच में क्या चल रहा है, अब क्लैशेस चल रहे हैं। हमको मुद्दा पता होना चाहिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखने के लिए नहीं आएगा कि स्पेशली बताइए पाकिस्तान और जो आपके इराक के संबंध है वो कैसे हैं, ईरान के संबंध है कैसे हैं, है ना, मिडिल ईस्ट के साथ कैसे, ऐसे नहीं पूछेगा। हमारे भारत देश के संबंध उनके साथ पूछेगा, द्विपक्षीय पक्षों पर जो वो ज़्यादा जोर देते हैं पेपर में। इंक्रीजिंग जो सपोर्ट है आपका टर्की एंड मलेशिया बाय पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो बीन अ मेजर रीजन फॉर इंक्रीजिंग दिस डिफरेंसेस। तो पाकिस्तान के द्वारा जो आपका टर्की और मलेशिया को मतलब समर्थन दिया जा रहा है, तो उसके कारण भी वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। टर्की जो है आपका वर्तमान अगर मतलब करंट सिनेरियो में देखा जाए तो जो सऊदी अरब है उसको जो है चुनौती देने के लिए स्वयं को मतलब क्या कर रहा है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एक नेतृत्व के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, मतलब उनके लीडर के रूप में उभरने का प्रयास कर रहा है। नॉर्मल सी घटनाएं ये। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें चाइना का क्या रोल है, तो सब जगह चाइना का ही रोल है, क्योंकि पाकिस्तान का जो बैकबोन है, मतलब जो उसको मतलब बैकअप देता है वो चाइना, उधर नॉर्थ कोरिया को दे रहा है, इधर पाकिस्तान को दे रहा है। करना है ना भैया, उसको यूएसओ को काउंटर करना है तो ऐसी चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा, इंडिया को काउंटर करना है तो ऐसी चीज़ों को तो करना पड़ेगा ना, है ना। ऑफिशियली नहीं बोलते वो, लेकिन वो यही करते हैं। तो चाइना जो है वो एक मतलब बहुत बड़े पार्टनर के रूप में इमर्ज हुआ है, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए। और आपने सीपीईसी का नाम सुना होगा, ठीक है ना। सीपीईसी आपका जो भारत वाला ये ऊपर वाला पार्ट है, जो अपन गिलगित बाल्टिस्तान वाला पार्ट देख रहे थे, तो वहाँ से ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है होके जा रहा है ना, ये आप सबको पता है। और इसमें जो है 46 बिलियन अमेरिकी जो आपकी डॉलर है उसकी लागत कॉस्टिंग जो है स्टार्टिंग में बताई गई थी, लेकिन 46 बताई गई थी आपकी, है ना। और उसके बाद जो है ये अभी तक जो ये प्रोजेक्ट है वो 62 जो आपका बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुका है, तो नॉर्मल सी चीज़ है इसमें। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें जो है सऊदी अरब ने लगभग 10 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो जो पाकिस्तान है वर्तमान में अगर करंट सिनेरियो में देखेंगे तो जो है आपका राजनयिक जो है आपका डिप्लोमेटिक और जो इकोनॉमिक सपोर्ट है उसके लिए सऊदी अरब की अपेक्षा जो है चीन को अधिक जो है प्राथमिकता देता है, तो चाइना को तो देना ही पड़ेगा उसको। अब सऊदी अरब और भारत की बात करेंगे तो भारत का जो है 4th नंबर का सबसे बड़ा जो है ना, मतलब व्यापारिक ट्रेड जो है आपकी पार्टनरशिप होती है उसके अंतर्गत व्यापार भागीदारी की बात करें तो भैया 4थे नंबर के हैं सऊदी अरब, ठीक है ना, वर्तमान में चीन, अमेरिका और जापान के बाद, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो इस साल जैसे मतलब जो आपका बाइलेटरल जो है आपका ट्रेड वगैरह होता है, द्विपक्षीय व्यापार, वो लगभग जो सऊदी अरब के साथ हुआ है 28 जो है यूएस मतलब डॉलर के हिसाब से हुआ है बिलियन, ठीक है ना, 28 बिलियन है, याद रखिएगा, मिलियन नहीं है, बिलियन है। भारत जो है अपनी टोटल जो भी उनकी आवश्यकता है उसका लगभग जो है 18% जो है आपका, ठीक है ना, मिनरल ऑयल की बात कर रहे हैं, वो इंपोर्ट करता है कहाँ से, सऊदी अरेबिया से, ठीक है ना। और साथ ही जो है आपका सऊदी अरब भारत के लिए जो है एलपीजी लिक्विफाइड जो आपकी पेट्रोलियम
गैस बोला जाता है, लिक्विड जो आपकी पेट्रोलियम गैस है, उसके लिए भी वो भारत के लिए सऊदी अरब एक बहुत बड़ा क्या है, स्रोत के रूप में है, मेजर सोर्स के रूप में स्थापित है ना। तो इस हिसाब से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, है ना, और जो मतलब आप देखते हैं कि हार्ट ऑफ एशिया वाला एरिया हो गया, और ये वाला जो इस एरिया है आपका मिडिल ईस्ट बोल लीजिए, उसको वेस्ट एशिया बोल लीजिए, तो जो आपका ये एरिया है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हमेशा डिस्टर्ब रहता है ना। तो इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए जो है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे, ये लोकायुक्त से रिलेटेड, ये भी आपका जीएस पेपर 2 है, जो गवर्नेंस के अंतर्गत बात की जाती है, जैसे लोकपाल की बात की जाती है और फिर लोकायुक्त की बात भी की जाती है। तो इसमें मतलब इसके बारे में ये जो है ना कंसेप्ट आपका, वो स्कैंडिनेवियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बुड्समैन है वहाँ से ये क्या है आपकी प्रेरित है, ठीक है ना, क्योंकि स्वीडन में 1809 में जो है आपका ओम्बुड जो है स्वीडिश भाषा है, ठीक है ना। तो उस तरीके की जो है इनिशिएटिव जो है, उस तरीके के पहल जो है वो वहाँ पर लिया गया है। स्कैंडिनेवियन कंट्री तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, जैसे फिनलैंड है, स्वीडन है आपका, डेनमार्क है, मतलब ऊपर वाले जो है आपके, आइसलैंड है, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन के ऊपर ऐसे आप देखेंगे तो वहाँ की बात कर रहे हैं ये। इसके बाद आप देखेंगे तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं कि 1963 में ये जो आइडिया है लोकपाल का, वो सबसे पहले जो एल एम सिंघवी, ठीक है ना, मतलब एल एम सिंघवी जो है ना, उनके मतलब उन्होंने इसको रखा था, इस कॉन्सेप्ट को वहाँ पर सामने रखा था, ठीक है ना। तो ये बता रहे हैं कि अभी जो आपके अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं उनके पिताजी हैं वो, तो ये हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे तो जो हमारे यहाँ फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म आपकी कमेटी है, प्रशासनिक सुधार कमेटी जिसको बोलते हैं, जैसे 2006 में बनी, ठीक है ना, और उसके पहले कब बनी थी, तो 1966 में बनी थी, तो मुरारजी देसाई जी के नेतृत्व में बनी थी। तो उन्होंने वहाँ पर सबसे पहली बात रखा था कि भैया जी ये पब्लिक सर्विस में है, सार्वजनिक जीवन में जो बड़े बड़े मतलब पोस्ट पर रहते हैं, तो वहाँ से करप्शन को खत्म करने के लिए सेंटर में आपके लोकपाल की, और जो स्टेट की बात करें तो लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी। अब इसके लिए कई बार बिल लाया गया, है ना, लेकिन ये फिर जो आपके अन्ना हजारे जी का मूवमेंट था उसके बाद ही इसको फिर क्या किया गया, लागू किया गया, ठीक है। तो 1971, 77, 85, 89, 96, 98, 2001, 2005, 2008 में, यानी 9 बार इस बिल को लाया गया था, लेकिन ये कभी भी पास नहीं हो पाया। फिर आखिरकार आप देखेंगे तो जो ये आपका बिल है 2013 में, है ना, उसके बाद फिर ये जो लागू हुआ वो 16 जनवरी 2014 से इसको लागू किया गया, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे कि क्या है ये लॉ, तो जो आपका मतलब जो ये कानून है लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट बोला जाता है 2013 का, ठीक है ना, उसने एक तरीके की संस्था की स्थापना की बात की है, वही आपका जैसे ओम्बड्समैन की बात करते हैं अपन तो लोकपाल की, ठीक है ना। इसका एक जो है आपका चेयरमैन होगा, और चेयरमैन की अगर बात करें अपन तो जो आपके करंट चीफ जस्टिस या फिर कोई भी फॉर्मर चीफ जस्टिस जो इंडिया के रह चुके हैं, या फिर कोई और जो है आपके करंट और फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और एक और प्रावधान है इसमें, एनी एमिनेंट पर्सन हु qualifies to become the chairman of लोकपाल कैन बी इलेक्टेड टू दिस पोस्ट, है ना। तो ये प्रावधान है उसके अंतर्गत। तो ये जो निकाय है आपका, इसमें जो है 8 से अधिक मेंबर नहीं होंगे, लेकिन इसमें एक विशेष प्रावधान किया गया है कि आपके जो 50% हैं जो अभी मेंबर आपके वो जुडिशरी से आएंगे, लेकिन जो 50% बढ़ गए आपके वो वल्नरेबल ग्रुप से, जैसे एससी है, एसटी है, आपके ओबीसी हैं, और भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वहाँ से होंगे, ठीक है ना। और इसमें जो है आपके 50% सदस्यों में जो है महिला सदस्य का भी प्रावधान है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। वुमेन मेंबर का भी वहाँ पर होना जो है अनिवार्य बनाया गया है। इसमें एक आपका इंक्वायरी डिपार्टमेंट होता है लोकपाल के अंतर्गत, वही जो इंक्वायरी करता है और ये जो जांच करता है, उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो जो आपका प्रिवेंशन ऑफ जो आपका करप्शन एक्ट है 1988 का, उसके अंतर्गत जो है प्रिलिमिनरी जो भी आपकी इंक्वायरी होती है क्राइम से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जहाँ पे भ्रष्टाचार से रिलेटेड जो जुड़े अपराध होते हैं उनकी जांच यहाँ पर की जाती है। और इसमें जो है आपकी अभियोजन की बात की जाए, अभियोजन निदेशक के तहत जो है अभियोजन विभाग भी होगा। तो जो आपकी इंक्वायरी वगैरह चल रही है उसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट भी होता है ना, जो लोकपाल एक्ट के तहत जो भी वहाँ पर आरोप वगैरह लगाए गए हैं उस पर कार्यवाही करता है। लोकपाल जो है ना, उसमें जो बिल है जो आपका वहाँ पर पब्लिक सर्वेंट की मतलब बात की गई है, तो पब्लिक सर्वेंट पर लगे भ्रष्टाचार के लिए ये व्यवस्था की गई है, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। लोकपाल के जो चेयरमैन हैं और सदस्य हैं वो भी आपके पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं।
इसके बाद जो है लोकपाल के दायरे में आएंगे कौन कौन, ठीक है ना। तो आपके पीएम भी आते हैं उसमें, हालांकि बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं उसमें, देखेंगे अभी अपन। तो एमपी भी आते हैं आपके, ठीक है ना। और एमपी मतलब सांसद से लेकर जो भी आपके केंद्र सरकार की बात करें तो वहाँ ABCD है ना क्लास के कोई भी जो भी अफसर होंगे वो जो होंगे इसके दायरे में आएंगे। पीएम के खिलाफ लोकपाल जो है लाया जा सकता है, उनके खिलाफ अगर किसी तरीके का भ्रष्टाचार और करप्शन के चार्ज हैं, है ना, तो वो जांच करवा सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसी को लेके विवाद होता है, जैसे कि इंटरनेशनल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, न्यूक्लियर पावर एंड स्पेस। तो ये कुछ प्रावधान दिए गए, इसके अंतर्गत जो है उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं की जा सकती है। और फिर वो इस एक्सेप्शन के अलावा आते हैं किसमें, जो आपके लोकपाल के दायरे में आते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो लोकपाल जो बेंच है आपका, उसके मतलब जब भी पीएम के खिलाफ अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो स्पेशल यहाँ पे प्रावधान किया गया है कि जो भी आपकी लोकपाल की बेंच है उसमें फुल और 2/3 की बात कर रहे हैं, 2/3 की बात कर रहे हैं, है ना। जब तक उतने लोग सहमत नहीं होंगे तो फिर उनका समर्थन नहीं होगा, तो जांच नहीं की जा सकेगी पीएम के खिलाफ। 2016 की बात करें तो इस जो आपका लोकपाल कानून है उसमें जो है संशोधन किया गया, और उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो उसमें डिक्लेयर करते हैं ना, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, है ना, तो जो भी हाई पोजीशंस में जो भी आपका पब्लिक सर्वेंट है उसके खिलाफ अगर मान लीजिए कोई केस होता है और वो फिर डिक्लेयर करते हैं प्रॉपर्टी, है ना, तो उन्होंने बोला कि भैया उसमें जो है उनके पब्लिक सर्वेंट्स के जो उनके चिल्ड्रंस हैं, वाइफ हैं, है ना, उनके मतलब जो भी उनसे संलग्न कोई अगर जायदाद है तो उसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, विल नॉट हैव टू डिक्लेयर देयर एसेट्स। इसकी आलोचना भी हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो जो आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की बात है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट जो है आपके ऑर्गेनाइजेशंस है, ये भी पेपर 2 से रिलेटेड है, ठीक है। और देखिए इसका नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। देखिए पहले के टाइम पे क्या था कि जैसे वर्ल्ड बैंक और इस तरीके की ही जो संस्थाएं थी, तो भाई इस क्षेत्र में भी, एशिया वाले एरिया में, साउथ ईस्ट एशिया वाले क्षेत्र में भी, तो यहाँ के विकास के लिए भी रीजनल जो है इंस्टीट्यूट्स की इस्टेब्लिशमेंट जो है, उस तरीके के बैंक जो है स्थापित किए जा रहे हैं। जैसे NDB देखते हैं आप, है ना, पहले ADB बसता, तो उसको काउंटर करने के लिए, तो US को काउंटर करने के लिए चाइना ने बहुत सारे इनिशिएटिव इस क्षेत्र में लिए हैं। तो ये जो है आपका जो बैंक है, ये आपका बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, बिल्कुल सही बात है, मल्टीलैटरल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और ये करेगा क्या, तो जो आपका एशिया पैसिफिक रीजन है वहां पर जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करेगा। और जो इसकी स्थापना की गई थी 2015 दिसंबर में, और जनवरी 16 से मतलब 2016 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये चाइना के बीजिंग में है। कहाँ है, चाइना के बीजिंग में है, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखेंगे तो जो मतलब भारत सहित इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो अभी जो है 84 हैं, भारत भी इसका मतलब क्या है, मेंबर है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें जो आपकी मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल की बात की गई है वो आपकी $100 बिलियन है। और इसमें जो है आपकी एशियन कंट्रीज की बात करें तो उनकी 75% जो है कैपिटल जो है ना, मतलब उनकी जो भागीदारी है उसमें 75% की है। प्रत्येक जो भी इसके मेंबर्स होते हैं उनको उनके इकोनॉमिक बेसिस के आधार पर उनको कोटा वगैरह दिया गया है। इसमें अगर हिस्सेदारी की बात करें तो जो भारत है और रशिया है उसकी जो इस यहाँ पर हिस्सेदारी है वो आपकी 30.34 और 8.52 है, और 6.66 की बात की गई है। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए चाइना लेड बैंक है तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा कोटा, पहली बात चाइना का होगा। तो चाइना की कितनी है फंडिंग, मतलब इसमें देखा जाए कि कितनी उनकी हिस्सेदारी है ना, तो उनकी हिस्सेदारी जो है 30.34 है, और 8.52 है किसकी, जो भारत की है, और थर्ड नंबर पे आपकी रशिया की। तो फर्स्ट नंबर में चाइना, सेकंड नंबर में इंडिया, और थर्ड नंबर पे रशिया। लेकिन डिफरेंस देख रहे हैं आपकी, मतलब 4 गुना है लगभग, आप देखेंगे तो, है ना, मतलब इंडिया की 8.52 है तो चाइना की 30.34 है, और उससे भी कम रशिया का 6.66 है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे वोटिंग की बात की गई है, तो वोटिंग जो है वो 26.06% चाइना के पास, और 7.5% इंडिया के पास, और 5.92 जो परसेंट दिया गया है वो किसको दिया गया है, हिस्सेदारी रशिया को दिया गया है। अब अपार्ट फ्रॉम द अदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो आपका AIIB है उसने
ऑल्सो टाइड अप विद द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन। तो याद रखिएगा ISA के साथ भी इसने समझौता किया है ना, वित्तीय सहभागिता के लिए। उसके बाद देखा जाए तो इसका लक्ष्य क्या है, तो भैया सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करना, गति देना, ठीक है ना, और वहाँ पर किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, है ना, कनेक्टिविटी को बढ़ाना पूरे एशिया में, ठीक है ना। तो मतलब इन्वेस्ट करके जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर प्रोडक्टिव सेक्टर है वहाँ इन्वेस्टमेंट करके, है ना, उनको बढ़ाना। उसके बाद आप देखेंगे तो अगर ये मतलब प्रमोट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को, तो कहाँ पर, पब्लिक और प्राइवेट कैपिटल के लिए, ठीक है ना, बढ़ावा देने के लिए। और स्पेशली देखा जाए तो जो आपके बुनियादी ढांचे हैं आपके, है ना, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, और भी जो प्रोडक्टिव सेक्टर है उनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ऐसा मतलब प्रावधान किया गया है ना। इसके बाद देखा जाए तो टू प्रमोट रीजनल कॉपरेशन, ठीक है ना, क्षेत्रीय जो आपका सहभागिता, उसके बाद सहभागिता की जो पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं इन एड्रेसिंग डेवलपमेंट चैलेंजेस बाय वर्किंग इन क्लोज कोलाबोरेशन विथ अदर मल्टीलैटरल एंड बाईलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। तो भैया जो है, जो भी इस क्षेत्र में जो भी चुनौतियां निकल रही हैं, है ना, तो उसको क्या है, उसका समाधान जो है क्षेत्रीय सहयोग और भागीदारी के साथ में उसको बढ़ावा देके उनको क्या करना, उनका समाधान ढूंढना। अब इसमें क्या गवर्नेंस की बात करें तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं इसमें, है ना, और इसमें जो है प्रत्येक सदस्य जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके द्वारा वहाँ पर अपॉइंटमेंट की जाती है, एक गवर्नर और एक जो है आपका अल्टरनेट गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है ना। और गवर्नर और जो भी आपके ये वैकल्पिक गवर्नर हैं, अल्टरनेटिव जो भी आपके गवर्नर हैं, उनकी नियुक्ति करने वाले जो सदस्य होते हैं उनके प्रसाद पर्यंत तक ही नियुक्त रहते हैं। जो आप पढ़ते हैं ना डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, वैसी बात है यहाँ पर, ठीक है ना। तो उसके बाद आप देखेंगे कि ऑल द पावर्स ऑफ द AIIB आर वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। तो भैया उनका प्रशासनिक बॉडी वही है, तो उनकी पावर वहीं पर तो क्या होगी, निहित होगी। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी आपकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 2016 में बीजिंग में चाइना में हुई थी, दूसरी आपकी जीजू कोरिया में 2017 में, और तीसरी जो है आपकी मुंबई में आयोजित की गई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है 2018 में, ठीक है ना। इसके बाद जो है आपकी 2019 की अगर एनुअल मीटिंग की बात करें, ठीक है ना, तो उसमें जो है उसका जो विषय है आपका, है ना, जो थीम रखी गई है वो कॉपरेशन एंड कनेक्टिविटी, सीधी बात है। और वो क्यों रखी गई, ताकि रिकॉग्नाइज किया जा सके इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स को, है ना, मतलब रियलाइज किया जा सके कैसे, ताकि बेटर कनेक्टिविटी होगी इस क्षेत्र में, और जो कंट्रीज हैं उनके बीच में क्या होगा, बेटर जो है कम्युनिकेशन होगा, है ना, कनेक्टिविटी होगी, उनका इंट्रैक्शन होगा, वहाँ तो ट्रेड अच्छा होगा, है ना। तो उस हिसाब से वहाँ पर क्या है, जो भी आर्थिक और सामाजिक लाभ है उनको मान्यता देने के लिए जो है इस तरीके की पहल वहाँ पर की गई है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात किया जा रहा है इसमें। तो जो आपका नॉन रेसिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डायरेक्शन ऑफ द बैंक्स जनरल ऑपरेशन के लिए, ठीक है ना, और वो जो है सारी पावर्स को एक्सरसाइज करता है और डेलीगेट करता है ना, टू इट, है ना, मतलब उसको जो आपको बाय द बोर्ड ऑफ जो गवर्नर्स हैं आपकी, जो मेन आपकी बॉडी है उसके संदर्भों में, ठीक है ना। तो उसको जो सारे के सारी जो शक्तियां मिलती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स देते हैं, ठीक है ना। और वो बैंक के जो नॉर्मल आपकी प्रोसीडिंग्स होती है, ऑपरेशंस होते हैं, उनके लिए वो क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। नॉन रेसिडेंट बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। बहुत सारे इनके कार्यों में जैसे बैंक के लिए स्ट्रैटेजी बनाना, कैसे बैंक को आगे ले जाना है, एनुअल योजना, बजट को मंजूरी देना, पॉलिसी मेकिंग वगैरह, उसके ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी काम हो गए, वहाँ पर मैनेजमेंट कैसा है ना, वो सब जो है वो सम्मिलित है इसके कार्य के अंतर्गत। इसमें तो आपका इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल है वो इस्टेब्लिश किया गया है, और जो बैंक की जो भी मतलब रणनीतियां हैं, नीतियां हैं, उनके संदर्भ में मतलब उनके ऑपरेशन के मुद्दों पर अध्यक्ष जो होता है और वरिष्ठ प्रबंधन का समर्थन करने के लिए बैंक ने क्या कर रखा है कि एक आपका इंटरनेशनल जो एडवाइजरी पैनल की स्थापना की है, ठीक है ना। और ये जो है आपका वहाँ के जो वार्षिक बैठक के साथ या अध्यक्ष के द्वारा अनुरोध के अनुरूप में है। मतलब क्या है ये समझिएगा, इसमें बहुत मतलब नॉर्मल सी चीज़ है इसमें। एक तो पहली बात ये है कि इसके अंतर्गत जो सदस्यों का चयन और नियुक्ति होता है वो 2 साल के लिए किया जाता है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, कोई वेतन वगैरह नहीं मिलता है। बैंक पैनल की बैठकों से जुड़ी लागतों का ये क्या करता है, भुगतान वगैरह करता है, ठीक है ना। तो इसमें आप समझिएगा थोड़ा सा, ये जो अनुरोध वाली चीज़ लिखी हुई है, इनकी जो मीटिंग की बात की जा रही है ना, जो आपकी पैनल की जो मीटिंग की, तो वो आपकी लिखा हुआ है कि पैनल मीट्स इन टैंडम विथ द बैंक्स एनुअल मीटिंग और एज रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट,
ठीक है ना। हाँ, तो उनके बुलाने पे, उनके रिक्वेस्ट करने पे, या फिर कुछ वैसा अगर समय आ गया कि उनको लगा कि नहीं आवश्यक है, तो उस तरीके की ये चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी कभी भी। इसको हमको देखना है कि किस तरीके से जो है इकोनॉमिक स्तर पर, इकोनॉमी के स्तर पर जो है वो बहुत पावरफुल बनने के लिए किस तरीके के रीजनल जो भी हैं आपके मुद्दे, उसमें जो है चाइना अपने आप को लीडर के रूप में वहाँ पर प्रतिस्थापित कर रहा है। हम साउथ चाइना सी IOR रीजन सारी बात कर रहे हैं इस जगह पे, ठीक है ना। तो जो ये आपके पैनलिस्ट वगैरह हैं उनको जो है सैलरी वगैरह मिलती नहीं है ना, नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये जो यहाँ पे लिखी गई हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो ग्लैंडर्स डिसीज़ की बात की गई, डिसीज़ की बात की गई है ना, और इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार ये हमारे लिए जो है ना। तो ये एक जो है ये भी आपकी संक्रामक बीमारी है, इन्फेक्शियस डिसीज़ है। और ये किसके कारण होती है, तो बुरखोल्डेरिया मल्ली आपकी जो है आपकी, ठीक है ना, मैलेई बोलते हैं। बैक्टीरियम जो आपका बुरखोल्डेरिया है मैलेई, ये नाम याद रखेगा। वाइल पीपल कैन गेट द डिसीज, ग्लैंडर्स इज प्राइमरली अ डिसीज अफेक्टिंग हॉर्सेस, ठीक है ना। ये मेनली जो है आपकी घोड़ों में पाई जाने वाली बीमारी है, लेकिन ये मनुष्यों में भी हो सकती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये बीमारी आपकी डोंकीज़ में भी होती है, म्यूल्स में भी होती है ना, खच्चर वगैरह उनको भी प्रभावित करती है। और इनके अलावा जो आपके मैमल्स वगैरह होते हैं सच एज गोट्स, डॉग्स एंड कैट्स, उनको भी प्रभावित कर सकती है ना, उनके कारण ही फैल सकती है ये, है ना, उनसे मतलब नेचुरली कॉन्ट्रैक्टेड बाय जो मैमल्स हैं ये, ठीक है ना। तो ये जो आपकी डिसीज़ है इसके जो कुछ कॉजेज़ दिए गए हैं, हॉर्स में देखा जाता है ये, तो उनकी जो है आपकी रनी नोजेस दिखाई देती हैं, है ना, ब्रीदिंग करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है उनको, और जो बॉडी होती है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, एंड बेल्स इट्स एंटायर बॉडी, जो पूरे शरीर में जो है गांठें वगैरह पड़ जाती हैं। ये बीमारी जो है बहुत ही ज़्यादा घातक है, और इसके लिए फिर इसका कोई इलाज नहीं दिखाई देता, तो फिर साइंटिफिकली जो है उनको मतलब कोई भी इलाज नहीं दिखाई देता, तो उनको मारना पड़ता है घोड़ों को। अब इसका जो है ट्रांसमिशन कैसे होता है ना, तो ये जब आपके ह्यूमन का मतलब जब ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू कांटेक्ट विद टिश्यूज और बॉडी फ्लूइड्स ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, तो जो भी आपके मतलब एनिमल्स है अगर वो उससे क्या है मतलब इन्फेक्टेड है, संक्रमित है, तो उनके द्वारा मतलब जो उनके ऊतक हैं या फिर उनके कोई भी जानवरों का जो तरल पदार्थ है उसके संपर्क में मनुष्य आएगा तो फिर वो भी संक्रमित हो जाएगा। इसके अलावा जो बैक्टीरिया है इसके, है ना, इंटर द बॉडी थ्रू कट्स, और जो मतलब जैसे स्किन में कट वगैरह लग जाता है ना, जख्म वगैरह हो जाता है, तो उससे फिर ये जो इसके बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, इंटर कर जाते हैं, है ना, स्किन में, एंड थ्रू जो आपका म्यूकोसल सर्फेसेस है सच एज द आईज एंड नोज, ठीक है ना, जो आपके श्लेष्मी जो अंग बोले जाते हैं आंख और नाक, वहां से भी ये प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। अब इससे क्या होता है, जो भी इन्फेक्टेड आपके एनिमल वगैरह होते हैं उनको क्या होता है कि इट में ऑल्सो बी इनहेल्ड वाया इन्फेक्टेड एरोसोल्स और डस्ट कंटामिनेटेड बाय इन्फेक्टेड एनिमल्स, ठीक है ना, तो उसके द्वारा भी इसको संचरित होने का मतलब मार्ग मिल सकता है। इसके सिम्टम्स क्या है, तो जो लोग घोड़ों को पालते हैं उनके करीब रहते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोन हो जाएंगे, ठीक है ना। और इंसानों में अगर बात की जाए, ठीक है, तो आपकी स्किन में नोज से, माउथ से, ब्रीथ से, सांस से जो है वो वहाँ पर फैल सकती है। इसमें क्या होता है, चेस्ट पेन वगैरह होता है, मसल्स के एक्स हो जाते हैं, मतलब दर्द वगैरह होता है, छाती में मतलब सीने में प्रॉब्लम हो सकती है, अकड़न वगैरह हो सकता है, एसिडिटी है, कोल्ड हेडेक हो सकता है, और रनी नोज वाले जो है लक्षण इसमें देखे जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो है बात अपना ये जो टॉपिक है आपका वो चुनावी बॉन्ड की बिक्री से रिलेटेड है, सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात है। ये जो हमारे यहाँ मतलब चुनाव में जो वित्तीय की जो व्यवस्था है, फंडिंग की व्यवस्था है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, ब्लैक मनी का यूज़ ना हो उसमें, है ना, इन सबको सुनिश्चित करने के लिए इस तरीके के जो है इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने उठाए हैं। तो ये जो आपकी चुनावी जो बॉन्ड स्कीम है ये 2018 में 2 जनवरी को नोटिफाइड किया गया था ऑफिशियल गैजेट में, है ना, जो आपकी 2 जनवरी 2018 की डेट है। और इसमें जो बात की गई थी इशू करने की मतलब बॉन्ड की, वो 1000 की, 10,000 की, 1 लाख की, 10 लाख की और 1 करोड़ की, है ना, विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट। तो इसमें कोई एनी मतलब कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। और इसके लिए जो ऑथराइज बैंक है आपका वो जो इशू करेगा वो SBI है, और मतलब वो उसको इनकैश भी करेगा उन बॉन्ड्स को, विच आर वैलिड फॉर 15 डेज। तो इसमें वैलिडिटी 15 डेज की है कि जब गया तो उसके 15 डेज के अंतर्गत मतलब अंदर ही अंदर उसको कैश कराना है जिस दिन से वो इशू मतलब जो इशू किया गया है। दीज बॉन्ड्स आर रिडीमेबल इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो भैया पता चलेगा कि किस पार्टी को जो है वो कितनी फंडिंग आई, और जो फंडिंग करने वाला जो कोई भी व्यक्ति है अगर किसी
पार्टी को फेवर के उसमें करेगा तो फिर उसमें क्या है, किसी तरीके से जो नेक्सस बनता है ना, जैसे आप सुनते होंगे कि नेताओं के बीच में, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बीच में, बड़े अधिकारियों के बीच में जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, तो उसको रोका जा सके, ठीक है ना। तो इन सब के लिए ये प्रावधान आपका किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो ये जो है आपका 1951 का जो हमारा आरपीए एक्ट है ना, जिसको जन प्रतिनिधित्व एक्ट बोलते हैं, उसकी एक धारा है 29A, ठीक है ना। तो उसमें जो है मतलब पंजीकृत जितनी भी पार्टियां हैं और जो अभी रिसेंटली जो लोकसभा या राज्यसभा के जो चुनाव में कम से कम जिन्होंने 1% जो है वोट्स को हासिल किया है ना, उसको जो है निर्वाचन आयोग द्वारा एक जो है आपका प्रमाणित खाता जो है एलोकेट किया जाता है और फिर अलॉट किया जाता है, और उसी के हिसाब से फिर उनको फंडिंग वगैरह वहाँ पर बॉन्ड के थ्रू दी जा सकती है। और चुनावी बॉन्ड का जो आपका लेन देन है केवल उन्हीं के खातों में किया जाता है, उन्हीं खातों के माध्यम से किया जाता है। ये बॉन्ड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं भारत के नागरिक के लिए या भारत में शामिल या स्थापित जो हैं, ठीक है ना, ये भारत के नागरिक के लिए हैं, ठीक है ना। इसके द्वारा जो है आपका फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डेज, देखिए, इन द मंथ्स ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो इन्होंने मतलब जो भी आपके भारत के नागरिक वगैरह हैं उनके द्वारा जो है जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में प्रत्येक 10 दिनों की, मतलब प्रत्येक जो है 10 दिनों की अवधि के लिए ये खरीद के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार ने अपने निर्देश में बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद देखा जाए तो एक व्यक्ति इंडिविजुअल भी इसको खरीद सकता है बॉन्ड को, ठीक है ना। उसके अलावा कई लोग जो है ग्रुप में भी खरीद सकते हैं इसको, और डोनर का जो भी नेम है वो मेंशन करना जो बॉन्ड में है वो आवश्यक नहीं है, ताकि पता ना चले कि किस पार्टी को किसने फेवर किया है। क्योंकि अगर किसी पार्टी को कोई फंडिंग करके फेवर कर रहा है तो जब वो सत्ता में आएगी तो वो फिर अपने इंटरेस्ट को क्या करेगी, वहाँ पर मोबिलाइज करने के लिए उन पर प्रेशर डालेगी। तो इन सबको रोकने के लिए इसकी आलोचना वगैरह भी है बहुत सारी, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि जो कंट्रोवर्शियल स्टेटस है वो एनोनिमिटी की बात कर रहे हैं, है ना, कि भैया क्या पता कौन पैसा दे रहा है, कहीं वो ब्लैक मनी तो नहीं है, टेरर फंडिंग वाला तो उसमें सिस्टम नहीं है किसी तरीके से। तो जो दान देने वाला है ना, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक कॉरपोरेट भी हो सकता है ना। तो ना ही राजनीतिक दल ये बताने के लिए बाध्य है कि दान किससे आता है, ठीक है ना, वो देने वाले का नाम वहाँ पर आएगा। तो इसी संदर्भ में जब कंट्रोवर्सी उठी तो 2019 में हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जिन भी पॉलिटिकल पार्टीज को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जो है फंडिंग की जा रही है, उन्हें अपना सारा विवरण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो है आपको पता है 324 से स्टार्ट है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, आप देखेंगे तो इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन की बात वगैरह। तो उन्होंने बोला कि उनको तो दिखाइए भैया, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, इसमें तो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना, पारदर्शिता की बात ही नहीं है। तो ये व्यवस्था जो है आपकी राजनीतिक जानकारी की स्वतंत्रता के किसके अंतर्गत आती है? मौलिक संवैधानिक सिद्धांत की अवहेलना करती है, जो संविधान का आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए है ना, मतलब 1 के अंदर 19(1) के अंदर जो है आपका सब क्लॉज ए है, उसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि ये एलिमेंट्री जो है वहाँ का इंटीग्रल जो है आपका वहाँ का पार्ट है, ठीक है ना। तो उसका ये अवहेलना कर रही है अगर ये वहाँ पर विवरण प्रस्तुत नहीं करेंगे तो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जो फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन है विच इज़ एन इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए, है ना, नॉर्मल सी चीज़ है। इसमें जो है चैनल ऑफ ब्लैक मनी की समस्या है कि कोई भी जो है आपका एनी डिस्टर्ब्ड जो डाइंग कंपनी और शेल कंपनीज हैं कैन डोनेट एन अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी एनोनिमसली, तो जो उनका ब्लैक मनी है उसको वो चैनलाइज करके वाइट मनी में मतलब क्या कर लेंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर भी फिर उस तरीके से वो मोबिलाइज करेंगे, विच कैन गिव देम अ कन्वीनियंट चैनल फॉर बिजनेस। तो एक तो चैनल पहले से ही पता करने की कोशिश की जाती है कि भैया ब्लैक मनी को रोका जाए, जैसे पोयम वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो ऊपर से ये जो है एक और भी समस्या के रूप में सामने दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो जो नेक्स्ट हमारा मतलब टॉपिक है वो जीएस पेपर 3 का है, और यहाँ पर इनविजिबल शील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, ये एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन है, और ये मतलब जो है इसका जो कारण देखा जाता है दैट कॉजेज, मतलब ये प्रभाव जो डालता है डिस्टर्बेंस इन अनदर पीस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो कोई भी डिवाइस जो होता है आपका, ठीक है,
उसमें इलेक्ट्रॉनिक जो आपका सर्किट होता है ना, तो वो आपका वैसे भी मतलब ससेप्टिबल होता है किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है ना। तो ये जो है बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो सकता है, तो ये डेटा को क्या कर सकता है, वहाँ पर डेटा के लिए हार्डल्स उत्पन्न कर सकता है, और पूरी की पूरी जो आपकी जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ना, उसकी जो आपका मतलब जो भी कार्य प्रणाली है उसमें एक तरीके से हर्डल्स का काम कर सकता है। इसके कारण कभी कभी जो है पूरा का पूरा डेटा भी लॉस्ट हो जाता है, ठीक है ना, कंप्लीटली। तो जो आपका EMI है कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ वाइड स्पैन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग रेडियो एंड माइक्रोवेव फॉर जो आपकी फ्रिक्वेंसीज होती हैं, ठीक है ना। साइंस टेक के क्वेश्चंस को बहुत ही नॉर्मली देखना है, जो क्वेश्चन आएगा बहुत ही मतलब बिल्कुल बेसिक सा आता है, ठीक है। 1933 की बात करें तो इसमें मतलब जो आपकी इंटरनेशनल स्पेशल कमिटी थी जो रेडियो इंटरफ्रेंस पे बनाई गई थी, है ना, वॉज क्रिएटेड टू एड्रेस एमर्जिंग कॉन्सर्न्स ओवर EMI। तो जो आपकी ये इसके संदर्भ में जो चुनौतियाँ थी उससे संदर्भ मतलब निपटने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद आप देखेंगे तो साइंटिस्ट फ्रॉम द सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस बेंगलुरु के जो है उन्होंने मतलब डिज़ाइन किया है, एक मेटल मैश स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, जो मतलब कॉन्स्ट्रक्ट किया है एक एन इनविजिबल शील्ड अगेंस्ट जो है आपका EMI। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना। उसके लिए उन्होंने वहाँ पर इस तरीके का डेवलपमेंट किया है। और ये आपका है क्या, CENS की जो बात कर रहे हैं अपन, तो ये आपका एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। और किसके अंतर्गत आता है ये, तो अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आएगा ये। वैज्ञानिकों के द्वारा देखा जाए तो उन्होंने डेवलप किया है कॉपर मेटल मैश, ठीक है ना, ऑन जो आपका पॉलीएथिलीन जो है टेरापिथेलेट बोला जाता है ना, देखिए PET बोला जाता है, टेराप्थलेट बोला जाता है इसको। पॉलीएथिलीन जो है आपका जो आपका मतलब देखिए टेराप्थलेट बोला जाता है, टेराप्थलेट बोला जाता है शीट को, इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूअस फिल्म विच एग्जिबिट्स ऑफ विजिबल ट्रांसमिटेशंस जो होते हैं आपके, है ना, जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें जो ट्रांसमिटेशंस लिखा हुआ है, इसमें ट्रांसमिटेंस लिखा हुआ है ना, जो मतलब संप्रेषण, उसको ऐसा समझिए कि हिंदी में उसको संचरित करके, है ना, तो 85% जो है उसमें से देखा जाता है ना, जो दृश्य संप्रेषण को प्रदर्शित करती संचरण को। इसके बाद देखा जाए तो जो इसमें आगे लिखा गया है कि ये ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है ना, तो उसमें क्या डिस्क्राइब किया जाता है, तो उसमें यह कि भैया जितनी मतलब कितनी लाइट वहाँ से पास हो रही है ना उस सैंपल से। अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो प्रकाश की ये जो मात्रा होती है ये एब्जॉर्व या तो रिफ्लेक्ट होगी वहाँ पर, या स्कैटर्ड होगी, या एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। इट इज़ यूजली मेजर्ड इन परसेंटेज, ठीक है ना। इसमें जो सबस्ट्रेट की बात की जाए तो इसमें एक मेटल मैश नेटवर्क की बात की गई है, ठीक है, जो कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है देन कंटिन्यूअस फिल्म बिकॉज इट कवर्स ओनली 7% ऑफ एरिया ऑफ द सबस्ट्रेट अनलाइक 100% कवरेज ऑफ कंटिन्यूअस फिल्म। तो जो आपकी मेटल मैश है वो प्रोवाइड करेगी बेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग, जो उसको शील्ड करना है उसके लिए वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको शील्ड कर पाएगी कंपेयर टू द सेम थिकनेस ऑफ द कंटिन्यूअस मेटल फिल्म वेयर ट्रांसपेरेंसी कैन बी कॉम्प्रोमाइज, है ना। नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये सब, बिल्कुल फैक्चुअल जानकारी। इसका लाभ क्या होगा, तो भैया इसका लाभ ये होगा आपका कि जो EMI शील्ड है इज टू आइसोलेट अ डिवाइस एनर्जी सो इट डजेंट अफेक्ट एनीथिंग एल्स एंड ब्लॉक एक्सटर्नल एनर्जी फ्रॉम गेटिंग इन, ठीक है ना। तो जब वो वहाँ से उसको जाने ही नहीं देगी, पास नहीं होने देगी, है ना, बिना तो जो भी बाह्य एनर्जी है वो अंदर जाने से उसको रोकेगी, है ना, तो उससे वो फिर क्या कर सकेगी, उसका जो है बचाव कर पाएगी, है ना, जो शील्डिंग की बात कर रहे हैं अपन। इसमें विदाउट शील्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपके वुडंट फंक्शन एज डिजाइंड और मे इवन स्टॉप वर्किंग, जो है आपका मतलब साथ साथ में जो है वो कार्य करना जो है पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें जो है बिना परिरक्षण के ये जो आपका डिवाइस है ये उस प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है जिस प्रकार से उनको डिज़ाइन किया गया है, या फिर वो पूरी तरीके से जो है कार्य करना वहाँ पर बंद भी कर सकते हैं। ये जो आपका इनविजिबल शील्ड है कैन बी यूज इन वेरियस मिलिट्री स्टेल्थ एप्लीकेशन, बिल्कुल इसका सबसे बड़ा जो यूज़ है ये आपका स्टेल्थ एप्लीकेशन में किया जा सकता है। कैन कवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिटर और एब्जॉर्वर डिवाइस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग जो आपके एस्थेटिक्स होते हैं, है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो ये जो है लास्ट न्यूज़ थी। इसके बाद हम MCQs देखेंगे। तो यहाँ जो पहला इस आपका MCQ है आज का वो रोपवे के बारे में है। तो असम जो गवर्नमेंट है उसने जो है आपका अनवील्ड किया है अभी इंडिया का लॉन्गेस्ट पैसेंजर रोपवे है जो बिल्ट ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर इन गुवाहाटी असम। बिल्कुल सही बात है, ये जो आपका पहला स्टेटमेंट है
इसके बाद देखेंगे जो नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है कि ये जो रोपवे है वो पास होता है आपका, जो आपका पिकॉक आइलैंड है ये लोकेटेड है आपका मिडिल ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर में, है ना, इन विच अ मेडिवल शिवा टेम्पल जो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उमानंदा जो आपका टेम्पल है वो वहाँ पर अवस्थित है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लास्ट वन जो देखेंगे कि इसमें जो कवर किया गया है डिस्टेंस इस रोपवे में 1.8 किलोमीटर है, एंड ब्रिंग डाउन द ट्रैवलिंग टाइम बिटवीन नॉर्थ जो आपकी गुवाहाटी है और जो उसका सेंट्रल पार्ट है ऑफ द सिटी टू 8 मिनट्स। तो 8 मिनट्स जो है आपका अब वहाँ पर यात्रा का समय बन मतलब अब जो है वहाँ पर रोपवे के माध्यम से जाने में 8 मिनट ही जो है टाइम लगेगा। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अफ्स्पा कई बार न्यूज़ में रहता है और अपन ने इसको डिस्कस भी किया है, 1958 का है ये, ठीक है, और इसको जो है जो इसके विस्तार की घोषणा जो है असम सरकार ने राज्य में 6 और महीने के लिए कर दी, इसलिए ये न्यूज़ में है। ये 28 अगस्त से वहाँ पर अप्लाई होने जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे अगर तो जो आपका अफ्स्पा की बात की जा रही है, ये एक एक्ट है, पार्लियामेंट ने इसको पास किया था, एक्ट के नाम से ही दिखाई दे रहा है आपको। इसमें आर्म्स जो फोर्स होती है, सशस्त्र बल होते हैं, उनको कुछ विशेष शक्तियां दी जाती हैं, है ना, जो बोला जाता है पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए। जो भी आपके अशांत क्षेत्र हैं, आप कश्मीर के मुद्दे में सुन रहे थे, आप नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे में सुनते हैं, इसकी आलोचना भी की जाती है। इसके बहुत सारे आयाम हैं, कभी मेंस के क्वेश्चन में अपन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी ठीक है। इसके अलावा तीसरा है कि इसमें किसी भी जो आपका संदिग्ध व्यक्ति होता है उसको बिना वारंट वगैरह के डिटेन किया जा सकता है ना, विदाउट एनी जो प्रायर वारंट की ज़रूरत होती है ना, तो उसकी ज़रूरत इसमें नहीं होती है। इनको संदिग्ध मतलब मान के भी, संदेह के आधार पर भी किसी को भी हिरासत में लिया जा सकता है विदाउट एनी वारंट। इसके बाद जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ आपका होम अफेयर्स है उसने इसको इन्फोर्स किया था इस एक्ट को, बट द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो असाइंड विद द सेम पावर फॉर सम एक्सेप्शनल केसेज। असम हैज़ बीन विटनेसिंग द अफ्स्पा सिंस 1990s, तो वहाँ से वो 1990 से वहाँ पर देखा जा रहा है डिस्टर्बेंस के कारण। तो यहाँ पर भी सारे के सारे स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केवीआईसी के हनी मिशन से रिलेटेड है। ये जो हनी मिशन है वो लॉन्च किया गया था आपका, ठीक है ना, आपका किसके, केवीआईसी के द्वारा। केवीआईसी आपको पता है कि जो आपका खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन है 2017 में, उसका एम क्या था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर द फार्मर्स, जो आपके आदिवासी हैं, वुमेन और जो अनएम्प्लॉयड आपके यूथ हैं, बाय एसोसिएटिंग देम विथ बी कीपिंग एक्टिविटीज एंड इंक्रीजिंग द ओवरऑल हनी प्रोडक्शन इन इंडिया। तो ये डाइवर्सिफिकेशन ही तो है एग्रीकल्चर में, प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्टली ये इम्प्लाइड है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरे की बात करें तो केवीआईसी जो है स्टैचुरी बॉडी है, इसका जो निर्माण किया गया था वो 1957 में एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। खादी और ग्राम उद्योग जो आयोग अधिनियम बोला जाता है उसको 1956 का, उसके तहत 57 में इसका गठन किया गया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि जो इट ऑल्सो परफॉर्म्स कोऑपरेटिव एक्शन, बिल्कुल सही बात है, सहकारी इनके कार्यकलाप देखे जाते हैं, कार्यवाही देखी जाती है विथ अदर एजेंसीज दैट आर एंगेज्ड विथ रूरल डेवलपमेंट, जो कि आपके रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड और भी एजेंसीज हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपका मुंबई में है। ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इसी के साथ आज की जो सीरीज है हमारी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।